और मिडिल ईस्ट में एक महासंग्राम जारी है। बता दें आपको कि जहां एयर इंडिया की 50 इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं, कई देशों की एयर स्पेस भी बंद हुए। निर्धारित उड़ानों में कटौती का फैसला भी लिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे के बात की जाए तो कई ऐसे स्टूडेंट्स जो दुबई में फंस चुके हैं। 84 स्टूडेंट जो दुबई में फंसे हुए हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि हम नजर रख रहे हैं। और देखिए, ये महासंग्राम लगातार जारी है, जहां एयर इंडिया की 50 इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों को भी इससे काफी परेशानी हो रही है। कई देशों के एयर स्पेस को बंद भी कर दिया गया है, जहां निर्धारित उड़ानों में भी कटौती का बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र और पुणे के कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो दुबई में फंस चुके हैं। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल राइटर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, मिडिल ईस्ट में इतने बड़े स्तर पर यह महासंग्राम चल रहा है। एयर इंडिया की 50 इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं और कई ऐसे बच्चे जो महाराष्ट्र के पुणे से रहने वाले हैं और वो दुबई में जाके फंस चुके हैं। या देखिए, केवल दुबई नहीं बल्कि खुद ईरान के अंदर भी भारत के हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या जम्मू कश्मीर के छात्रों की है, जिन्होंने कल एक वीडियो मैसेज भेजा है। और वहाँ की जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, उन्होंने भी विदेश मंत्रालय से इन बच्चों को बाहर निकालने की गुहार लगाई है। पिछले एक सप्ताह पहले लगभग जब ट्रंप ने हमले की धमकी दी थी और जो उनके जो बेड़ा है समुद्र में डेरा डाले थे, तभी भारत ने एडवाइजरी जारी की थी और अपने नागरिकों से कहा था या तो ईरान छोड़ दें या वो फिर भारतीय एम्बेसी के संपर्क में रहे। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के हमले के जवाब में पड़ोसी देशों यानी दुबई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, यहाँ बहरीन हो, यूएई हो, यहाँ हमला करेगा। न केवल जो आपने जिक्र किया पुणे के छात्र, ये तो केवल एक स्टडी टूर पर गए थे बिजनेस स्टडीज के लिए, लेकिन हमारी जो ओलंपिक विजेता है पीवी संधू, वो दुबई में फंसी हुई है। खुद इंदौर के कई सारे नेता, विशाल पटेल है जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण कक्कड़ हैं, इसके साथ ही इंदौर के कुछ बिल्डर वो दुबई में फंसे हुए हैं, क्योंकि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे उसी समय ड्रोन हमले के बाद फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, तो इस बार एक अपार्टमेंट में शरण लिए हुए हैं। क्योंकि अब पहाड़ी देशों में हमने देखा कि लाखों की संख्या में भारतीय रहते हैं, कुछ वहाँ नौकरी करते हैं और कुछ परिवारों से मिलने जुलने आना जाना करते रहते हैं, कुछ बिजनेस टूर पर जाते हैं, कई लोग वैसे ही पढ़ाई के लिए जाते हैं। उन सबको भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करी हुई है कि वो जब तक जरूरी ना हो बाहर से ना निकले, और जो वहाँ की जो अथॉरिटी ने जो उनको निर्देश दिए उसका पालन करें। और भारतीय एम्बेसी के नंबर जारी किए गए हैं कि उनके संपर्क में रहें, और जैसे ही मौका मिलेगा तो भारत सरकार की उठती और उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि अभी जो हालात हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जिस प्रकार से युद्ध छिड़ा हुआ है, पूरे जो आसमान में मिसाइलें, ड्रोन गरज रहे हैं, ऐसे में थोड़ा रिस्की काम है किसी आप पैसेंजर फ्लाइट को निकालना, क्योंकि किसी वक्त एक जरा सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता है। तो कोई भी देश ये रिस्क लेने से बचेगा। और क्योंकि सड़क मार्ग में भी अपने खतरे हैं, क्योंकि हमने देखा है रूस यूक्रेन में तो भारत ने अपने लोगों को निकाल लिया था, उसके पहले भी खाड़ी देशों में जब जब ऐसे हालात हो गए भारत ने अपने लोगों को निकाला है। लेकिन मामला भी एक से ज्यादा देशों तक पहुंच गया है, क्योंकि ईरान आसपास के कई देशों को निशाना बना रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा रिस्क यही कि सड़क मार्ग भी से भी आना उनको रिस्की हो सकता है और हवाई मार्ग से भी। तो अब उसके लिए हालात यही, या तो हालात सामान्य होने का इंतजार किया जाए और जब तक वो भारतीय एम्बेसी के संपर्क में बने रहे। पर एक बड़ा सवाल ये भी मनोज जी कि जो लोग दुबई में फंसे हुए हैं, जो भारतीय लोग हैं जो बाहर फंस चुके हैं, क्या वही सुरक्षित रहेंगे? देखिए, ये तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर जब होता है इस प्रकार के हमले होते हैं तो हर एक देश के पास अपना एक सिस्टम होता है, सायरन बजा दिए जाते हैं, और जिन देशों के आसपास ही ज्यादा रिस्क रहता है वो अपने अपने ऐसे इलाकों में शेल्टर होम बनाए रखते हैं या बंकर्स बना देते हैं, और जिसपे जहाँ पहले से एक निर्देश रहता है, उनको एसएमएस के माध्यम से तमाम दूसरी चीजों से बता दिया जाता है कि अगर आपात स्थिति होने पर आपको क्या करना और क्या नहीं करना। हम हमारे भारत में भी देखते हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जब से गठन हुआ तो कोई आपदा आती तो सबसे पहले सरकारी मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाता है कि कहाँ पर आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि जो लोग बाहर गए हुए हैं, सबसे बड़ा संकट जान माल के साथ ये भी है कि मान लीजिए कोई टूरिस्ट वीजा पर गया या स्टूडेंट वीजा पर, तो उनके पास उतने पैसे होते नहीं है। अब उनके सामने संकट ये है कि अगर ऐसी स्थिति में मान लीजिए होटल के रूम का किराया बढ़ जाए, खाने पीने का संकट हो जाए, तो वो क्या करेंगे। ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। तो मुझे लग रहा है कि विदेश मंत्रालय इस दिशा में भी बात कर रहा होगा
क्योंकि कई सारे देशों की सरकारें एक दूसरे के संपर्क में बनी रहती है। भले ईरान पर हमला हुआ हो, लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने कल उनके विदेश मंत्री से बात की है। तो निश्चित तौर पर जो एक डिप्लोमेटिक चैनल होता है वो हमेशा खुला रहता है। तो जो आसपास के देश हैं, ईरान के आसपास जहाँ ये भारत के लोग टूरिस्ट हैं या छात्र फंसे हुए, उनके बीच बातचीत का चैनल हमेशा खुला हुआ रहता है। अब ये देखना है कि वो ये युद्ध कब तक ठंडा होता है, या केवल ईरान आसपास के इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों पर फोकस करता है, केवल इजराइल अमेरिका के बेस पर फोकस करता है, या ईरान पर हमले अमेरिका कब तक करता है, ये सारी चीजें देखना होगी। क्योंकि इसके पहले तो कोई देश इस बात की गारंटी नहीं ले सकता है कि वो आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन जो तबाही मच रही है मिडिल ईस्ट में, उससे 850 से ज़्यादा भारतीय ऐसी उड़ानें हैं जो रद्द हो चुकी हैं। ये कब तक चलेगा? कब तक ये उड़ानें इस तरह से रद्द रहेंगी? कब तक ऐसे लोग यात्री परेशान होते रहेंगे? देखिए, ये तो 3 लोग इसका जवाब दे सकते हैं, या तो डोनाल्ड ट्रंप, या इजराइल के बेंजामिन नेतान्याहू, या जो ईरान के सर्वोच्च जो नए कमांडर बने हमले के बाद, कि जब तक हमले होते रहेंगे दोनों पक्ष से, तब तक इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि एयर स्पेस कब तक खोला जाएगा। और अगर आप दूसरे रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी काफी लंबा पड़ने वाला है। तो कई बार होता है कि आप रास्ते में कहीं आपको फ्यूल भी भरवाना पड़ता है, क्योंकि अपने यहाँ से प्लेन सारी एयरलाइंस पर होते नहीं है कि वो सिंगल उड़ान में एक डेस्टिनेशन से दूसरे पर पहुंच जाए। ये तमाम सारे सवाल है। भारत की चिंता तो इस बात को लेकर भी है कि ईरान में भले ही 10,000 भारतीय हो, लेकिन कतर, यूएई, सऊदी अरब की बात करें तो लाखों की संख्या में वहाँ भारतीय रहते हैं। दूसरा एक संकट ये है कि जो होर्मुज खाड़ी है, जहाँ से पूरी दुनिया का 20% तेल आयात होता है, भारत का तेल भी वहां से आता है। तो वो अगर उसकी सप्लाई संकट में पड़ती है तो तेल के दाम बढ़ेंगे, और तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो एक संकट नहीं है कि अकेले पैसेंजर का संकट नहीं है कि हवाई यात्राएं रुकी हुई है। कल जब बाजार खुलेगा तब इसका काम को देखने को मिल सकता हो सकता है। सेंसेक्स में भारी गिरावट होगा, तो खासतौर से क्रूड ऑयल के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है, सोने चांदी के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि शनिवार और आज रविवार है, बाजार बंद है, लेकिन इसके बाद भी जो स्थानीय सोने चांदी के बाजार में भाव, सोने का दाम 1,70,000 पर तोला पहुंच गया, जो कि परसों तक 1,56,000 के भाव था। चांदी जो 2,70,000 थी वो 3 लाख के आसपास तक पहुंच गई है। तो ऐसे में ये एक खतरा नहीं है, तमाम सारे खतरे। और दूसरा, जो विदेशों में भारतीय काम करते हैं, बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा भी भारत में बेचते हैं। अगर ये लंबी लड़ाई चलती है और इसका दायरा ईरान से बाहर की ओर निकलता है, तो जो भारतीय हैं उनकी नौकरियों पर संकट आ सकता है, उनको अगर वो देश छोड़ना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो विदेशी मुद्रा मिलती है उससे हमको हाथ धोना पड़ेगा, और बड़ी संख्या में जो लोग वापस लौटेंगे तो उनके लिए नौकरी का इंतजाम करना और बाकी चीजें जुटाना भी एक संकट का काम है। बिल्कुल, और देखिए अब ये देखा जाएगा कि आगे क्या कुछ होगा, क्या माहौल में शांति बनी रहेगी, या ऐसे ही संग्राम लगातार जारी रहेगा। मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।